सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय जीएस लेक्चर के तहत हमारे चैनल पर पॉलिटी पढ़ाया जा रहा है और पॉलिटी के तहत हम आपातकाल पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि भारत में जो आपातकालीन उपबंध हैं जो जर्मनी से लिए गए हैं उसमें 3 प्रकार के आपातकालों का वर्णन है। पहला अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 जिसके तहत राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी का वर्णन है। आर्टिकल 356 जिसमें राज्यों में आपात या राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, आर्टिकल 356। और तीसरा है वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। तो इसके तहत आर्टिकल 352 हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। आज हम लोग आर्टिकल 356 पढ़ेंगे यानी राज्यों में आपात। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में आपातकालीन उपबंध या राज्यों में आपात स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल राज्यों में, इसका वर्णन किया गया है। एक बात यहां समझने वाली है कि यहां राज्यों में आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया। भले ही यह हमेशा लोग वर्णन करते रहते हैं कि राज्यों में आपात, राज्यों में आपात, लेकिन एक समझने वाली विशेष तथ्य यह है कि राज्यों में आपात शब्द का प्रयोग नहीं बल्कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होना शब्द का वर्णन है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने का वर्णन है। और राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो आर्टिकल 356 ये कहता है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी सीधे राज्य का जो कार्यपालिका है वो किसके द्वारा हस्तगत हो जाएगी? केंद्र सरकार के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। तो प्रचलित अर्थों में राज्यों में आपात का जो है वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होना है। तो अपने इस आपात के तहत मतलब आर्टिकल 350 से यह व्यवस्था किया गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह लगता है, देखिए क्या प्रावधान है आर्टिकल 350 से, प्रावधान क्या है? आर्टिकल 356 के तहत यदि राष्ट्रपति को यह लगता है कि, कैसे लगेगा? राज्यपाल के रिपोर्ट के माध्यम से या किसी अन्य स्रोत से राष्ट्रपति को यह समाधान होता है या यह पता चलता है या ऐसा लगता है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है या राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल कर गया है। ठीक है ना? आर्टिकल 356 लगने के 2 आधार हैं, वही बता रहा हूं आपको। पहला यह है कि यदि राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति को यह लगता है या किसी अन्य आधार पर राष्ट्रपति को यह लगता है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है ना? यानी राष्ट्रपति जो है या तो राज्यपाल इस बात की अनुशंसा करे कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, या तो राष्ट्रपति स्वयं ये करे कि राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है इसलिए राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है ना? ये पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त यह कहता है कि यदि, अब एक बात और है, यह भी पता करना बहुत जरूरी है कि यह कैसे पता चलेगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल कर गया। देखिए, राज्य प्रशासन का फेल करना अलग की बात है। एक बात का यहां गाइडलाइन यह भी दिया गया है कि राष्ट्रपति शासन राज्य प्रशासन के फेल करने पे नहीं लगेगा, संवैधानिक तंत्र फेल करने पे लगेगा। यानी अब यह भी एक पता करना बड़ा कठिन का कार्य। इसके बारे में न्यायालय की बहुत सारी गाइडलाइंस आई भी हैं। एसआर बोम्मई के केस में भी सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइंस लागू किए हैं या बताए हैं कि कैसे क्या करना है।
लेकिन ये विवाद का विषय है और यही विवाद का विषय केंद्र सरकार के हाथ में राज्य सरकार को गिराने का एक अस्त्र बना के रख दिया है अनुच्छेद 356। आजादी के बाद भारत के संविधान का अगर सबसे विवादित और सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जाने वाला कोई अनुच्छेद है तो वह आर्टिकल 356। अभी कहानी आगे बताऊंगा, पहले इसको जरा समझ लिया जाए। ये पता कैसे चलेगा कि राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल कर गया है? इसके लिए आर्टिकल 365 क्या कहता है जरा इसको समझिए। 356 में 5 को 6 को उधर कर दीजिए, 6 को इधर कर दीजिए, 5 को उधर कर दीजिए तो बदल जाएगा, 365 हो जाएगा। 365 ये कहता है कि यदि संविधान के उपबंधों के अंतर्गत रहकर, माइंड करिएगा, देखिए मैंने पहले बताया कि सिविल सेवा में बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि लोग उड़ाते हैं कि ये पढ़ना वो पढ़ना इतना। आपको स्पष्ट ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, ठीक है ना। स्पष्ट ज्ञान आपके पास अवश्य होना चाहिए। अगर आप इस सिविल सेवा ही के अगर किसी कंपटीशन को आपको बीट करना है तो रट्टू तोता बनने से बढ़िया है कि आप समझ बने, समझ आपके अंदर समझ विकसित हो, ठीक है ना। यह बहुत जरूरी है, ठीक है। तो समझ विकसित करने का अर्थ यही हुआ कि आपके अंदर हर चीज के बारे में स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। तो अब यहां क्या हो रहा है, आर्टिकल 365 ये कह रहा है, 365 यह कह रहा है कि यदि संविधान के उपबंधों के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई निर्देश देती, देखिए आर्टिकल 256, आर्टिकल 257 ये वे आर्टिकल हैं जो विभिन्न कार्यपालिका के प्रावधानों के प्रयोग करते समय केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि वह राज्य सरकार को निर्देश दे सके, ठीक है ना। तो 365 यही करा। देखिए कई अनुच्छेद एक साथ प्रयोग हो जा रहे हैं। 256, 257 ये वो अनुच्छेद हैं जो ये बताते हैं कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत रहकर केंद्र सरकार कार्यपालिका संबंधी कार्यों को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, और अगर वे निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो 365 क्या कह रहा है कि यदि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई निर्देश देती है, संविधान के अंदर रह के करना, मनमाना नहीं करना है, यानी केंद्र की मनमानी नहीं चलेगी। केंद्र को संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत रह के निर्देश देना है, और संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत रहकर निर्देश अगर केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार उसका पालन नहीं करती है या उसके पालन करने में विफल रहती है तो राष्ट्रपति को यह समाधान जरूर हो जाएगा कि राज्य का शासन जो है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, और उस समय राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जा सकता है। एक तो पहला हो गया कि राष्ट्रपति को राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर पता चले या स्वयं अनुसूचित पता चले। दूसरा, यदि केंद्र सरकार के निर्देशों को पालन करने में राज्य सरकार विफल रहती है तो राष्ट्रपति को यह समाधान अवश्य हो जाता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, और उस समय वह आर्टिकल 356 का प्रयोग करके राज्यों में आपातकाल लागू या राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है, ठीक है ना। मैंने आपको पूरा विशेष चीज बता दिया है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल करना शब्द का प्रयोग किया गया है या राज्यों में राष्ट्रपति शासन शब्द का प्रयोग किया गया। राज्यों में आपात तो एक आपातकाल के अंतर्गत इसका वर्णन है, इसलिए बार बार कर दिया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इसकी अवधि क्या होगी। आपातकाल अगर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो कितनी अवधि होगी, क्योंकि मैंने बताया है कि भारत में संघीय ढांचा अपनाया गया, तो संघीय ढांचा अपनाने के कारण ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर अपना मनमानी शासन स्थापित कर सकता है।
क्योंकि हमारे वहां केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट प्रावधान का वर्णन किया है। संघात्मक शासन की व्यवस्था की मूल विशेषता ही यही होती है कि केंद्र सरकार अपने क्षेत्र में कार्य करे, राज्य सरकार अपने क्षेत्र में कार्य करे और दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से हो, कोई किसी का अतिक्रमण ना करे। यह संघीय ढांचा का स्पेशल फैक्ट है, यानी दोनों का अस्तित्व बना रहे, किसी के अस्तित्व को कोई समाप्त नहीं कर सकता। संघीय ढांचा का मूल सिद्धांत यही है। तो इसलिए ऐसा तो है नहीं कि आप जीवन पर्यंत के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे और केंद्र जो है राज्य पर मनमाना अपना शासन स्थापित करे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यह कहा गया है कि उद्घोषणा के बाद 2 माह तक यह प्रवर्तन में रहेगा। 2 माह तक, यानी एक बार अगर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा हो जाती है राज्यों में तो वो 2 माह तक प्रवर्तन में रहेगा। लेकिन इसके अंदर यदि संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से अगर इस राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर देते हैं तो यह 6 बार चलेगा, 6 माह तक चलेगा, 6 माह तक ये चलेगा। यानी अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि उद्घोषणा के बाद कितने दिन तक प्रवर्तन रहता है तो उत्तर होगा 2 महीना। लेकिन अगर संसद का अनुमोदन हो जाने के बाद एक बार में राज्यों में राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक चलता है तो उत्तर होगा 6 माह अनुमोदन के पश्चात। अब संसद बार बार अनुमोदन करके 6-6 महीना के लिए बढ़ा सकती है। तो प्रश्न उठता है कि क्या भैया 6-6 महीना बढ़ाने के आधार पर का अनंत काल तक बढ़ा सकती है? बिल्कुल नहीं। वैसे संविधान बना ही इसीलिए है कि सभी शक्तियों पर लिमिटेशन स्थापित कर सके। लोकतंत्र में सभी शक्तियां मर्यादित होती हैं। मर्यादित का मतलब यह हुआ कि उनके शक्तियों को सीमाबद्ध किया गया है। लिमिटेशन जो है वो लोकतंत्र की सीमा बंधन, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, सबको सीमाबद्ध किया गया। ये कोई तानाशाही शासन नहीं है कि या राजतंत्र या बादशाह का शासन या किसी सम्राट का शासन नहीं है कि अत्यांतिक शक्तियां विद्यमान है किसी के अंदर, ऐसा नहीं होगा। हर शक्तियों की अपनी सीमा होती है। तो फिर इसका मतलब क्या होगा, कितना दिन तक चलेगा? तो एक एक बार 6-6 महीने के आधार पर ये अधिकतम 3 वर्ष तक ये लागू हो सकता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। लेकिन ये कोई मनमाना नहीं है कि एक बार लगाइए और 3 साल तक चलाइए, ऐसा नहीं है भाई। ये तो देखिए, ये अनुच्छेद बड़ा ही खतरनाक था और आपको जान के आश्चर्य होगा 1935 के अधिनियम से ही इस पर डिस्कशन चला, वहीं से लिया गया, इससे डिस्कशन वहीं से चल रहा है। हमारे जो राष्ट्रवादी थे उस जमाने, स्वतंत्रता के जमाने में, वो इसका वहां से विरोध करते आ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इसको भारत के संविधान में आजादी के बाद रखा गया, ठीक है ना। अभी वो सारे कहानी कथा बताऊंगा, पहले आप इसको जरा समझते चलिए। देखिए, हर चीज का बड़ा विस्तार से यहां समझा जाएगा। मैंने बताया कि आपके अंदर कुछ कहने का समझ जरूर विकसित हो जाएगा हमारे लेक्चर के बाद। तथ्यों का अध्ययन नहीं, समझ का अध्ययन है, ठीक है ना। हमारा कोचिंग है, हमारा जो चैनल है एक वैचारिक आंदोलन है। वैचारिक आंदोलन के बाद ही आप कंपटीशन में बीट कर सकते हैं और वही आप यहां चल रहा है। 3 वर्ष तक एक बार बार अनुमोदन, 6-6 महीने बढ़ा के 3 वर्ष तक अधिकतम लागू किया जाता है। उससे अधिक अगर करना है तो संविधान में संशोधन, लेकिन एक अधिकतम जो है वो 3 वर्ष तक लागू राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो सकता है। लेकिन ये कहा गया है कि 1 वर्ष लागू अगर हो जाए राज्यों में राष्ट्रपति शासन तो 1 वर्ष से अधिक लगाने के लिए, ये नहीं कि सीधे 3 वर्ष चले जाए, नहीं, 1 वर्ष के बाद आपको कारण बताना पड़ेगा। यानी अगर किसी राज्य में 1 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो उसके लिए आपको कारणों की व्याख्या करना पड़ेगा कि भाई क्या कारण है कि आप 1 साल से आगे ले जा रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मनमाना है आप ले जाइए। वो कारण क्या क्या होंगे? 2 आधार हैं। यानी 1 वर्ष से अधिक अगर ले जाना है राष्ट्रपति शासन को राज्यों में तो उसके लिए आपको 2 कारण होने चाहिए मस्त। पहला, एक तो आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपात पूरे देश में लागू हो या देश के किसी भाग में लागू, पहला शर्त।
यानी राज्यों में आपातकाल को अगर आपको 1 वर्ष से अधिक बढ़ाना है तो उसके 2 शर्त हैं। पहला शर्त है कि पूरे भारत में या भारत के किसी भाग में राष्ट्रीय आपात लागू हो, यानी आर्टिकल 352 एक्टिव हो, नंबर 1। दूसरा, यदि चुनाव आयोग यह घोषणा कर दे, यह कहे कि राज्यों में चुनाव कराना संभव नहीं है, राज्यों में चुनाव कराने में कठिनाई है, इसीलिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन चलने दिया जाए। यानी अगर ये 2 शर्त मौजूद हैं तभी आप 1 वर्ष से अधिक बढ़ा सकते हैं, तभी आप 3 वर्ष तक ले जा सकते हैं। लेकिन 1 वर्ष से अधिक ले जाने के लिए आपके पास ये 2 शर्तों की पूर्ति परम आवश्यक होगा, अन्यथा 1 वर्ष के अधिक आप नहीं ले जा पाएंगे। हाँ, खैर अधिकतम 3 वर्ष आप ले जा सकते हैं। समझ में आया? अब इसका प्रभाव क्या होगा? राज्यों में राष्ट्रपति शासन का हमने आधार देख लिया, ठीक है ना, उसका अनुमोदन या जो भी केसेस देख लिया। अब प्रभाव क्या होगा? राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो चूंकि राष्ट्रपति के हाथ, राष्ट्रपति शासन में तो राष्ट्रपति मुख्य हो गया, तो राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका संबंधी किसी भी कार्य को अपने हाथ में ले सकता है। जाहिर सी बात है, जो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है तो पूरा कार्यभार किसके हाथ में आ जाएगा? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति चाहे तो किसी प्राधिकारी को उसको प्रत्यायोजित कर सकता है या उसके प्रत्योजन के माध्यम से, उसके सहयोग से शासन कर सकता है। पहले मैं सैद्धांतिक बात बता रहा हूं, व्यवहारिक बात बताऊंगा। देखिए, संवैधानिक प्रारूपवाद एक शब्द है, आप जान लीजिए। संवैधानिक प्रारूपवाद एक स्पेशल शब्द आपको बता रहा हूं। संवैधानिक प्रारूपवाद शब्द यह व्याख्या करता है कि संविधान में क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। जमीन आसमान का अंतर है इन दोनों में। क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। आप देखते होंगे, आप जब कहीं जाते हैं तो आप बताते हैं, अरे यहां ये लिखा गया, कानून में ये लिखा है, कानून में ये लिखा गया है, लेकिन होता उसके उलट है। तो क्या होना चाहिए ये कानून है, संविधान है। क्या हो रहा है ये व्यवहार है। और क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। सारे नियम, कानून, सिद्धांत, संविधान सब फेल कर जाते हैं जब कानून का द्रोही या संविधान का द्रोही शक्तिशाली व्यक्ति मनमानी करता है। ये आप आए दिन, क्या इसके लाखों करोड़ों एग्जाम्पल पूरे भारतवर्ष में रोज विद्यमान है। 1 दिन की 2 दिन की बात है, छोड़िए 1-2 दिन, 1 मिनट 2 मिनट की बात छोड़िए, हर क्षण आपको संविधान के उल्लंघन का और कानून के उल्लंघन का सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। 1-2 उदाहरण की बात छोड़िए। तो हम लोग सिद्धांत ज्यादा पढ़ते हैं, पूरा जो संविधान का डिस्कशन वो सिद्धांत ही है। व्यवहार कितना है ये तो आप खुद बता सकते हैं। समाज में रहते हैं, पॉलिटी में तो सबसे पहले आप विद्वान ही रहते हैं। समाज से पहले लोग पॉलिटी ज्यादा समझ लेते हैं। राजनीति में ये पार्टी वो पार्टी, ये दल ये चुनाव वो चुनाव, ये तुरंत आप समझ जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला ये होता है सिद्धांत, पहला ये होता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन जैसे लागू हो जाए, कार्यपालिका संबंधी कार्य जो है वो राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है। यही नहीं, यदि विधानसभा भी विकृत कर गया है या विधानसभा भी निलंबित हो गया है तो विधानसभा के कार्यों को राष्ट्रपति संसद को समर्पित कर सकता है या संसद को दे सकता है कि भाई राज्य विधानसभा के संबंधित आप कार्य करिए। यह सिद्धांत है। व्यवहार में क्या होता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य की शासन व्यवस्था चलाता है। यदि राज्य विधानसभा निलंबित हो तो संसद जो है वो राज्य के विषयों पर जो भी कानून वगैरह बनाना चाहती है बना सकती है। यदि राज्य विधानसभा निलंबित हो तो राज्य विधानसभा का जो बजट है, कई बार पीछे से पूछा है, तो राज्य विधानसभा का जो बजट है वो संसद में पेश होगा, ठीक है ना। संसद वित्त मंत्री के माध्यम से राज्य विधानसभा का बजट पेश होगा। यानी एक प्रकार से आप देख रहे हैं कि राज्य का जो भी कार्य है वो सब किसके हाथ में आ गया है, किसके हाथ में आ गया है, संघ के, चाहे संघ के कार्यपालिका के, चाहे संघ के संसद के। लेकिन केवल न्यायिक कार्यों को छोड़कर, ये यहां माइंड करिएगा, विधायक की कार्य भले ले लिया गया, कार्यपालिका संबंधी कार्य एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव भले ही ले लिया गया, बट जुडिशियरी नहीं आया। यानी राज्य के उच्च न्यायालय के कार्य को नहीं लिया जा सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय के कार्यों को छोड़कर ही यह काम हो सकता है।
यानी एग्जाम में आवे कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं लिए जा सकते हैं, तो राज्य के उच्च न्यायालयों को कार्य संबंधित जो कार्य है वो राष्ट्रपति अपने हस्तगत नहीं कर सकता है। पहली बात देखिए, हर जगह हर स्पेशल केस में न्यायपालिका को छोड़ा गया है, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि न्यायपालिका ही एक ऐसा अंतिम अस्त्र शस्त्र है जिसके माध्यम से हम संकटकालीन परिस्थितियों में भी न्याय की आशा कर सकते हैं, इसीलिए उसको हर जगह स्वतंत्र रखा गया है। अब थोड़ी सी इसकी इंटरेस्टिंग कथाओं को जरा देख लिया जाए, क्योंकि आजादी के बाद मैंने अभी आपको बताया सबसे ज्यादा अगर किसी अनुच्छेद का दुरुपयोग किया गया है तो आर्टिकल 356 ही है। बल्कि आर्टिकल 356 को केंद्र द्वारा राज्य सरकार को गिराने का एक माध्यम बनाकर रख दिया गया। आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी संविधान के अनुच्छेद का मनमाना प्रयोग किया गया तो आर्टिकल 356 ही है। यह आज मैंने बताया अभी आपको कि यह आजादी के पहले 1935 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि राज्य के गवर्नर शासन चलाने में फेल हो जाएं तो केंद्रीय गवर्नर जो है, यानी जो पूरे भारत का गवर्नर अपने हाथ में शासन शक्तियां ले सकता। तो उस समय हमारे राष्ट्रवादियों ने इसको विवादित माना था और मनमाना माना था या तानाशाही माना था। उसी समय इसका आलोचना चल रहा था। क्या इतने विरोध के बावजूद भी 1935 के अधिनियम में जब यह आया, उस समय इसके इतने विरोध के बावजूद भी जब संविधान बना तो आर्टिकल 356 लिया क्यों गया? क्यों लिया गया? यह भी एक विवाद का विषय है और अंबेडकर से इसके बारे में बड़ा डिस्कशन भी किया गया, इसकी आलोचना भी बहुत की गई। तो अंबेडकर ने इस पर जवाब दिया, कहा भैया ऐसा है कि आर्टिकल 356 मृत प्राय प्रावधान है। ऐसा इसके पीछे उनका सोच यह था कि इसका बहुत कम प्रयोग किया जाएगा और इसका प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में केंद्र सरकार करेगी। हालांकि उनका ये हमें जहां तक लगता है कि उनका ये जो वो था, कल्पना था या उनका ये जो सोच था वो बहुत सफल नहीं हो पाया, क्योंकि आजादी के बाद 100 बार से अधिक इसका प्रयोग किया जा सका है। यानी 100 बार से अधिक राज्यों की सरकार को गिराने में इसका प्रयोग हो चुका है। अभी पूरी कथा बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा यह मृत प्राय संविधान है। इसके अलावा बहुत सारी समितियां बैठी, चाहे वो राज्य मन्नार समिति हो, चाहे सरकारिया समिति हो, चाहे पुंछी आयोग हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, समय समय बहुत सारी समितियां बैठी। सभी ने आर्टिकल 356 को विवादित माना। राज्य मन्नार समिति ने तो यह कह दिया कि आर्टिकल 356 को समाप्त कर दिया जाए। सरकारी आयोग ने कहा कि भैया इसका अंतिम रूप से विकल्प किया जाए। खुद अंबेडकर ने इसको माना कि इसको अंतिम रूप से इसका विकल्प माना जाए। ये सारे डिस्कशन होते रहे, लेकिन आर्टिकल, और आपको मैं बता दूं कि दुनिया में लोकतांत्रिक देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, कुछ लोग पाकिस्तान को भी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो लोकतांत्रिक रह ही नहीं गया, तो हम उसकी नाम क्यों लें। तो बड़े लोकतांत्रिक देशों में भारत ही एक ऐसा देश है जहां इस प्रकार का आर्टिकल मौजूद है कि केंद्र सरकार राज्य की जनता द्वारा चुने गए राज्य सरकार को गिरा सकती है, हटा सकती है और बर्खास्त कर सकती है। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है कि राज्य की जनता द्वारा चुने गए सरकार को केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके गिरा सकती है। ऐसा आश्चर्यजनक उपबंध शायद भारत के संविधान में ही आपको दिखेगा। तो फिर वही बात आ गई, क्या हमारे संविधान निर्माता इस चीज को नहीं समझ रहे थे? मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे संविधान निर्माता यह मानकर चल रहे थे कि भैया केंद्र को राज्य को थोड़ी बहुत कमजोर कर दो, लेकिन केंद्र किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहिए। और एक बात और, जब देश आजाद हुआ तो उस समय विभाजनकारी शक्तियां बहुत तेजी से कार्य कर रही थी और वो विभाजनकारी शक्तियां इतनी तीव्र थी कि पंजाब और बहुत सारे पूर्वोत्तर राज्यों अन्य जगह तो भयानक रूप से अलगाववादी आंदोलन चल रहा था। तो हमारे संविधान निर्माता ये भी देख रहे थे कि अगर ऐसे कोई उपबंध नहीं रखे जाएंगे तो केंद्र कमजोर हो सकता है।
तो मैंने आपको एक तो पहली बात कि केंद्र कभी कमजोर नहीं होना चाहिए, दूसरा राज्य की विभाजनकारी शक्तियों, अलगाववादी शक्तियों को कमजोर करने के लिए निश्चय ही संविधान में आर्टिकल 356 का प्रयोग हुआ। आर्टिकल 356 का प्रयोग पंजाब में भी किया गया और सबसे अधिक समय तक वहां रहा भी, लेकिन इसका पहला राजनीतिक प्रयोग करने का जो श्रेय जाता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जब उन्होंने ES नंबूदीपराद की केरल की चुनी हुई सरकार को 1959 में बर्खास्त कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। ES नंबूदीपराद की जो कम्युनिस्ट सरकार थी वो भारत की पहली गैर कांग्रेसी कम्युनिस्ट सरकार थी। ये बहुत बार पीछे में पूछा गया, स्पेशल फैक्ट आपको बता रहा हूं। ES नंबूदीपराद की सरकार चुनी हुई सरकार थी, पहली कम्युनिस्ट सरकार भारत में थी। उसको गिराने का काम आर्टिकल 356 के तहत पहली बार अगर किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पहला बड़ा दुरुपयोग का मामला है। उनकी लड़की तो इसको प्रयोग में बहुत आगे निकल गई। 50 बार लगभग उन्होंने, इंदिरा गांधी ने प्रयोग किया, यानी 50 बार राज्य सरकारों को गिराने में इंदिरा गांधी का प्रयोग हुआ है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, मैं गिराना शब्द क्यों प्रयोग कर रहा हूं। बहुत लोग कहेंगे संवैधानिक तंत्र फेल कर गया है। एक सर्वे हुआ, सर्वे ने यह बताया है कि भले ही केंद्र सरकार बार बार कहती है कि संवैधानिक तंत्र विफल था, लेकिन इसके लगभग ज्यादातर मामलों में, लगभग 90% से ऊपर मामलों में केवल केंद्र सरकार गिराने के लिए इसका प्रयोग की है, न कि संवैधानिक तंत्र विफल होने में, यानी राजनीतिक विरोध के लिए इसका प्रयोग हुआ है। राजनीतिक रूप से अपने विरोधियों को सताने के लिए। और 1967 के बाद जब के राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनना प्रारंभ हो गई, तब तो इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा, क्योंकि उसके पहले 67 के पहले तो ज्यादातर केंद्र और राज्य की सरकारें लगभग एक हुआ करती थी, जब सब जगह कांग्रेस ही हुआ करती थी। 67 के बाद जब पहली बार राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनना प्रारंभ हुई, तब केंद्र में तो कांग्रेस सरकार थी ही, तो उस समय सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ। और आपको मैंने बताया रिकॉर्ड बार 50 से अधिक बार इंदिरा गांधी ने इसका प्रयोग किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इंदिरा गांधी के तानाशाही का। 1989 में SR बोम्मई की कर्नाटक की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। SR बोम्मई की सरकार जो थी कर्नाटक में 89 में, उसको बर्खास्त कर दिया केंद्र सरकार ने, ठीक है ना। लेकिन SR बोम्मई पीछे नहीं हटे, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दिया। और 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने बोम्मई केस में गाइडलाइन जारी किया, और उस गाइडलाइन के तहत उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि ये अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग किया गया है उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। गाइडलाइन जारी किया वो मील का पत्थर है। SR बोम्मई केस में सर्वोच्च न्यायालय ने जो गाइडलाइन जारी किया है वो मील का पत्थर है। पहला, न्यायिक पुनरावलोकन इसका हो सकता है। एक साथ अगर आप कई सरकार गिरा देंगे तो वह भी इसका दुरुपयोग माना जाएगा। और पहले राज्य विधानसभा निलंबित होगी, जब संसद अनुमोदित कर देगा तभी अब राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन रहा आर्टिकल 356। हालांकि आर्टिकल 356 एक विवादित रहा है, लेकिन राज्यों में आपातकाल के जितना प्रावधान है और इस 356 का जितना दुरुपयोग हुआ है, इसका जितना प्रभाव है, वो सब मैंने आपको विस्तार से बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 360 को लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।